नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 में और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। और रोजाना की तरह वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल पर हमारी नजर रहने वाली है। दिन भर की पूरी खबरों से आपको अपडेट करते हैं और बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और सबसे पहले बात करेंगे आज उस खबर की जिसकी आवाज बना है भारत 24। गिनी में फंसे हुए भारतीय मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर्स घर वापसी की राह देख रहे हैं। तेल चोरी के आरोप में इन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने भारत सरकार से सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है, तो दूसरी तरफ परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हिरेकुडम में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी हमें नाइजीरिया भेजने का कोई और तरीका निकाला जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद करिए। अपनों से न मिल पाने का दर्द क्या होता है, अगर उसकी वानगी देखनी हो तो इन तस्वीरों को देखिए। बस सरकार से ही चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी घर लेके आ जाए, घर आ जाएंगे। गिनी यूं तो कहने को बड़ा छोटा देश है, लेकिन यहाँ फंसे भारतीयों की कहानी बहुत बड़ी है। गिनी में मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं, जो घर वापस आने की उम्मीद में है। इन क्रू मेंबर्स पर कच्चा तेल चोरी करने का आरोप है, जिसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया। दूसरी ओर भारत में रहने वाले परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हिरासत में लिए गए विजित के पिता विक्रमन ने सरकार से गुजारिश की है। वहीं फंसे क्रू मेंबर्स ने भी खुद को बचाने की गुहार लगाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു കഠിനമായ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് അസ് പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. गिनी नेवी द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मर्चेंट नेवी सेलर कैप्टन तनुज का जान बचाने की गुजारिश का वीडियो सामने आया है। तनुज अपने वीडियो में अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। We have been kept as detained in Equatorial Guinea, and it has not been a pleasant experience, and we do not know how the situation will be with us when we go to Nigeria. एक और वीडियो देखिए। ये है रोशन अरोड़ा, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। मैं रोशन अरोड़ा, 3rd ऑफिसर। प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लीजिए। मैं हिरेकुडम में हूँ और हम लोग यहाँ पे इक्वाटोरियल गिनिया में पिछले 85 डेज से फंसे हुए हैं। प्लीज हमें बचा लीजिए। चीफ ऑफिसर को ऑलरेडी यहाँ की नेवी ले जा चुकी है। रोशन कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले हैं। वीडियो में रोशन ने अपने साथ घटी घटना का जिक्र किया। वहीं सांसद सत्यदेव पचौरी ने विदेश मंत्री से भी बात की। मैं कल दिल्ली पहुंच के बात करूंगा। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जरूर कोई न कोई पहल की होगी और उसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। करीब 85 दिनों से गिनी में कैद क्रूज मेंबर रोशन अरोड़ा के परिवार वाले भी उनकी रिहाई को लेकर परेशान हैं। गिनी में फंसे मर्चेंट नेवी के 26 क्रू मेंबर्स में से 2 उत्तराखंड के भी रहने वाले हैं। देहरादून के तनुज मेहता और हल्द्वानी के सौरभ स्वार को भी गिनी में कैद किया गया है। दोनों के घरों में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चाचा शुक्र से वापस आएंगे वो। बस सरकार से ही चाहते हैं उन्हें जल्दी से जल्दी घर लेके आ जाए, प्लीज। मत रो, वापस घर आ जाएंगे वो। आपके चैनल भारत 24 ने फंसे क्रू मेंबर्स की आवाज को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर भी हुआ कि केरल के सीएम पी विजयन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। वहीं भारत सरकार की तरफ से भी लगातार फंसे नागरिकों की वापसी की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये बेचैन चेहरे अपनों के बीच होंगे।
वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसर कतर में 70 दिन से नजरबंद हैं। 8 रिटायर्ड ऑफिसर्स को कतर दोहा में एकांत कारावास में पिछले 70 दिन से रखा हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इनमें से एक ऑफिसर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं और उनकी बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री से भाई की रिहाई की गुहार लगाई। उनका कहना है कि भाई को न किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना ही उनके परिवार के पास किसी को जाने दिया जा रहा है। ये मामला अब सामने आया है जब सीडीआर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने ट्वीट कर सरकार से मदद की बात की है। उनका कहना है कि भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके 8 लोगों को पिछले 70 दिन से दोहा में अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया। तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंसी कंपनी है, उसमें कतर नेवी को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे और कतर हमारा फ्रेंडली देश है। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द इन 8 अफसरों को, नौसेना के अफसरों को वापस भारत लाया जाए। भारत 24 की तरफ से ये कोशिश लगातार की गई कि इनके परिजनों से बात करते हुए इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जा सके। भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रमुखता से इस खबर को भारत 24 ने उठाया और इसके साथ ही एक एक जानकारी हमने दी। हमने ये जानकारी दी कि कई ऐसे क्रू मेंबर्स हैं जो वहां पर परेशान हैं, कई क्रू मेंबर्स ऐसे हैं जो बीमार हैं। बीमार होने के साथ साथ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, ये जानकारी सामने आने के बाद। इसके साथ ही हमारी खबर का असर होते हुए हमने देखा एक जो परिजनों की आवाज थी वो पहुंची सरकार तक। सांसद सत्यदेव पचौरी कानपुर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसके साथ ही परिवार को विदेश मंत्रालय से बात करने का भरोसा दिया, ये बताते हुए कि वो कल ही इस मामले को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनकी मुलाकात अधिकारियों से होगी। पिनराई विजयन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा है। G20 सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत करेगा, जिसके लोगो, थीम और वेबसाइट का आज प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण कर दिया है। लोगो में ग्लोब के साथ कमल के फूल को जगह दी गई है। G20 बैठक की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि भारत के लिए यह अवसर ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक प्रतीक चिन्ह नहीं, ये एक संदेश है, एक भावना है जो हमारी रगों में है। मेरे प्यारे देशवासियों और विश्व समुदाय के सभी परिवारजन, कुछ दिनों बाद 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जो विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व का 75% व्यापार भी यही ग्रुप करता है। और पीएम ने कहा कि भारत अब G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, जो गर्व की बात है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर गुजरात चुनाव को लेकर मंथन हुआ। जेपी नड्डा के अलावा गुजरात के सीएम समेत गुजरात कोर ग्रुप के सभी नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह के घर पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई थी। कल शाम 6 बजे दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बिल्कुल अलग अंदाज नजर आया। असल में वो रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में एक बस खराब हो गई, जिसके चलते पूरा रास्ता जाम हुआ। इसके बाद खुद अनुराग ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरे और बस को धक्का देते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की ये तस्वीरें, अनुराग ठाकुर मदद के लिए आगे आए जब ये बस बीच रास्ते में खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हुई थी। और उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने अनुराग ठाकुर को शुक्रिया कहा। इस बस को धक्का देते नजर आए अनुराग ठाकुर। इधर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है। ये चंद्र ग्रहण शाम 4:23 से शुरू हुआ, जो कि शाम 6:19 पर खत्म हो गया। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक इसका असर भी देखने को मिला। अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं, जिसमें तस्वीरें हैं गुवाहाटी की तस्वीर इस वक्त ये आपके सामने है। अलग अलग जगह से ये तस्वीरें देखने को मिली। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद बहुत थोड़ा सा गुवाहाटी में नजर आया। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ की तस्वीर। चांद का आकार यहां पर कैसा दिखा ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो तीसरी तस्वीर है वो पटना की तस्वीर है। पटना की तस्वीर जहां पर इस रेड मून की एक झलक देखने को मिली। ये तस्वीरें लगातार पूरे देश भर से आती रही और इसका बेसब्री के साथ इंतजार भी हो रहा था। अब ये वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से वाराणसी में ग्रहण के दौरान चांद नजर आया। और अगली तस्वीर ये इस वक्त कोलकाता की आपके सामने है। कोलकाता में कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली जब चंद्र ग्रहण हुआ, पूरा चांद यहां पर देखने को मिला। अब आपको हैदराबाद की तस्वीर भी दिखा देते हैं। हैदराबाद में भी चांद किस तरीके से नजर आया उसकी तस्वीरें आपके सामने। अब ये कुछ और तस्वीरें जहां पर चंद्र ग्रहण की विजुअल सामने आए और क्योंकि लोग इसे लेकर बहुत एहतियात भी बरत रहे थे, लगातार इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही थी। लगभग 1 घंटे 56 मिनट तक चांद की ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से कुछ इस तरीके से देखने को मिली। और वहीं पर बात 2023 की करें तो 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर को और 2 चंद्र ग्रहण 5 मई और 28 अक्टूबर को नजर आएंगे। हालांकि अगले साल देश में सिर्फ एक आंशिक चंद्र ग्रहण ही नजर आएगा, जो कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन होगा। 5 मई 2023 को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं होगी। अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को होगा, जो भारत में नजर आएगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां पर सरकार कई कार्यक्रमों के जरिए पराली ना जलाने की अपील करती है, तो वहीं सख्ती दिखाते हुए पराली जलाने पर जुर्माना भी लगाने की तैयारी कर ली गई है। प्रदूषण की मार से दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई जिले प्रभावित हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए एक और कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं अब इस प्रदूषण को रोकने के लिए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि यदि कोई किसान पराली जलाता है तो उस किसान पर 2500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, उनको पराली जलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस जुर्माने के साथ योगी सरकार ने एक और फैसला किया है। सरकार ने यह ऐलान किया कि पराली जलाने वाले किसानों को पीएम सम्मान निधि का पैसा भी नहीं दिया जाएगा। पराली प्रदूषण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से पराली का धुआं आसमान में नहीं जा पाता और ये प्रदूषण को बढ़ाते हैं। हालांकि सरकार के कठोर कदम की वजह से ही उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। देखिए, जाहिर है कि पराली की वजह से प्रदूषण तो बढ़ रहा है। जरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़ों को भी आपको दिखा देते हैं। आईसीआर की रिपोर्ट आखिर इसे लेकर क्या कहती है, क्योंकि जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उसमें 13% की बढ़ोतरी हुई है और इसी की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। हर साल 700 मीट्रिक टन एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जिनमें से सिर्फ 0.03% वेस्ट का इस्तेमाल होता है। हरियाणा में सालाना 2 करोड़ टन से ज्यादा धान की पराली पैदा होती है और इनमें से 64 लाख टन मैनेजमेंट इसका नहीं हो पाता और उसके बाद इसे जला दिया जाता है और उसके बाद
वो धुंध नजर आता है जिसे आप स्मोक कहते हैं, जिसे आप प्रदूषण कहते हैं। सवाल यह भी है कि इन वेस्ट पराली का उपयोग आखिर कहां किया जा सकता है? अगर किसान इसे जलाते नहीं हैं तो दूसरा विकल्प क्या है? बिजली बनाने में सबसे ज्यादा योगदान होता है इसका। जैव कोयले के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पराली को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सीधे भेजकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जैविक खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही मकान बनाने के लिए जैविक ईंट का उपयोग किया जा सकता है। दोना पत्तल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कागज बनाने में भी पराली का उपयोग हो सकता है। तारकोल कोयले को गर्म कर बनाया जाता है जिसमें पराली का इस्तेमाल होता है। लकड़ी से कोयला बनाने में पराली का उपयोग होता है। ये तमाम चीजें जिसके जरिए पराली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ उपयोग है। अगर आप चाहें तो इन कंपनीज को सीधे पराली बेचकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और आइए अब बात करेंगे आतंक का दंश झेल रहे परिवारों को, जिन्हें अब आरक्षण की सौगात मिलेगी। ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के शिकार हुए, उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ितों के लिए आरक्षण की सौगात आई। लगभग 30 साल के बाद एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज उन छात्रों के लिए आरक्षित कोटा का पालन करेंगे जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का शिकार हैं। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि जिन छात्रों ने अपने माता पिता या अपने घर के एकमात्र कमाने वाले दोनों को एक आतंकी हमले में खो दिया है, उन्हें इस कोटा के लिए योग्य माना जाएगा। इसी तरह यदि माता पिता या छात्र स्वयं आतंकवादी हमले में घायल या विकलांग हुए हैं तो उन पर भी आरक्षण लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पीड़ित बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में दिया जाने वाला ये आरक्षण केंद्रीय पूल यानी सेंट्रल कोटे से दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 नवंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर आतंक पीड़ितों के लिए एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स के लिए 2022-2023 सेशन के लिए सेंट्रल पूल से सीटें अलॉट करने का निर्देश दिया था। इस आरक्षण के दायरे में ऐसे उम्मीदवार आएंगे जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हैं या फिर केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में रही हो। शिवाजी की जीवनी पर बनी हुई फिल्म हर हर महादेव की कहानी को लेकर विवाद जारी है। फिल्म बनाने वालों पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं एनसीपी नेता ने थिएटर में पहुंचकर स्क्रीनिंग को ही बंद करवा दिया। फिल्मों और विवादों का अब चोली दामन का साथ हो चला है। मराठी फिल्म हर हर महादेव के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे से लेकर ठाणे तक विरोध प्रदर्शन जारी है। ठाणे में एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक सिनेमा घर में फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी। यहां चलती फिल्म को बीच में रोक दिया गया, जिसके बाद हंगामा भी देखने को मिला। अभी हमने महाराष्ट्र को बता दिया है। अभी शिवाजी का विकृतीकरण अगर किसी को पसंद है और वो उसका समर्थन करेंगे तो करने दें। एक दिन पहले पूर्व राज्यसभा सदस्य और कोल्हापुर शाही परिवार के वंशज संभाजी छत्रपति ने चेतावनी दी थी, यदि महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित किसी भी आगामी फिल्म में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो वो ऐसी फिल्मों का विरोध करेंगे और उनकी रिलीज को रोकने के लिए सभी प्रयास करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने कहा कि फिल्म बंद नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि फिल्म को केवल कला के काम के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ठाणे जिले के वर्तक नगर थाने में पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड और लगभग 100 एनसीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की 141, 143, 146, 149, 323 और 504 सहित कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फिल्म के निर्देशक अभिजीत देशपांडे ने बताया कि फिल्म का विरोध करना गलत है। ये 1-2 थिएटर्स में जो घटना हुई और जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि जब ऑडियंस आपका थिएटर में हम इतने साल मेहनत करते हैं ताकि ऑडियंस थिएटर में आए और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक फिल्म देखे। हर हर महादेव भारतीय मराठी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में सुबोध भावे, शरद केलकर, अमृता खानविलर लीड रोल में है। सुबोध भावे ने हर हर महादेव में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले किया है।
जबकि शरद केलकर इसमें बाजी प्रभु देशपांडे बने हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने विवादित बयान दिया है और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं जागे तो एक दिन तिरंगे पर चांद होगा और जाग गए तो चांद पर तिरंगा होगा। इनका नाम कपिल पाटिल है, केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री का नया ज्ञान जनता के लिए आया है। नया इसलिए बोला गया क्योंकि मंत्री जी का ज्ञान पहले भी धारा प्रवाहित होता रहा है। मंत्री जी ने चांद तिरंगा सोना जागना का रेशा रेशा खोल कर रख दिया और लोगों को खबरदार कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के भिंडवीन में 7 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में मंत्री कपिल पाटिल मंच पर पहुंचे और भूतो न भविष्यतम एक गजब कैलकुलेशन के साथ तिरंगे पर चांद से लेकर चांद पर तिरंगा लहराने का यूनिक फॉर्मूला बता डाला। मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूँ जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। इस दौरान पाटिल ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम पार्टी के बारे में नहीं सोचते, वो देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। फिलहाल मंत्री जी के इस बयान से इसरो वाले भी हैरान होंगे कि चंद शब्दों में मंत्री जी ने चांद पर तिरंगा गाड़ दिया। झारखंड में 4 नवंबर से इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई हो रही है। आयकर विभाग ने झारखंड में 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। सर्च ऑपरेशन में आयकर विभाग को 2 करोड़ रुपए कैश और 100 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का हिसाब मिला है। इस दौरान आईटी टीम ने 16 बैंक लॉकर्स को सीज कर दिया है। आयकर विभाग ने ये रेड 2 विधायकों, उनके सहयोगियों और कारोबारियों के ठिकानों पर की है। जिन विधायकों पर यह शिकंजा कसा गया उनका नाम अनूप सिंह और प्रदीप यादव है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एलटीसी से विदेश घूमने का सपना संजोने वाले कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के कर्मचारियों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि एलटीसी केवल देश में ही मान्य है, यानी कि अगर आप विदेश यात्रा करना सोच रहे हैं तो एलटीसी का इस्तेमाल करने पर आपको आयकर भी चुकाना होगा। अगर आप विदेश की यात्रा करते हैं और एलटीसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं तो अब आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है, जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसी भी कर्मचारी को विदेश यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब कर्मचारियों की विदेश यात्रा के लिए एलटीसी पर टीडीएस लगाया जाएगा, क्योंकि एलटीसी की अनुमति केवल देश के अंदर यात्रा के लिए मान्य है। इस पर फॉरेन टूर लागू नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के प्रावधानों के तहत विदेशी यात्रा को कवर नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वेतनभोगी वर्ग के लिए उपलब्ध और कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ऐसी छूटों में से एक है छुट्टी यात्रा भत्ता, जिसे एलटीए कहा जाता है। इसे ही छुट्टी यात्रा रियायत यानी एलटीसी भी कहा जाता है। यानी कि एलटीसी केवल देश में ही मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि विदेश यात्रा में अब एलटीसी का इस्तेमाल होने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तो लोगों के मन में एक सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये एलटीसी, जिसे एलटीए भी कहा जाता है, वो है क्या? कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए मिलने वाला ये एक भत्ता है जिसे एलटीसी नाम दिया गया। यानी कि छुट्टियों में घूमने के लिए कंपनियां एलटीसी देती हैं। यात्रा का खर्च दिखाकर निर्धारित रकम ली जा सकती है। एलटीसी के रूप में खर्च पैसों पर सरकार टैक्स छूट देती रही है, लेकिन अब यह फैसला आ चुका है कि अगर ये यात्रा देश के बाहर होगी, यानी कि विदेश में अगर ये यात्रा होती है तो इस पर आयकर भी चुकाना होगा।
अब इस वक्त की बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। हल्का बुखार आने के बाद सिंधिया ने जांच कराई थी और इसके साथ ही सिंधिया ने ट्वीट करते हुए अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही सिंधिया ने संपर्क में आए लोगों से जांच की भी अपील की है। इससे पहले आज भोपाल में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए थे, जिससे पहले उनका बयान ये भी आया था कि साल 2023 में मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, और अचानक से वो मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई कि उनको हल्का बुखार था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच कराई और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इस बार जो आंसर शीट मिलेगी वो पिछले सालों से अलग होने वाली है। 10वीं और 12वीं दोनों में ए और बी कॉपी सिली हुई यानी कि स्टिच्ड मिलेगी, जिससे उनका कवर पेज बदला नहीं जा सकेगा और नकल पर लगाम लगेगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ प्रदेश के करीब 58 लाख छात्र छात्राओं के लिए एक अहम सूचना भी सामने आई है। आने वाले बोर्ड एग्जाम में इस बार जो आंसर शीट मिलेगी वो पिछले सालों से अलग होगी। नकल माफिया कमजोर बच्चों को ज्यादा नंबर दिलाने के लिए आंसर शीट का कवर पेज बदल दिया करते थे। ऐसे तमाम मामले बीते कुछ सालों में हाईकोर्ट तक भी पहुंचे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए आंसर शीट में बदलाव करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी 2020 में यूपी के 10 जिलों में नई आंसर शीट बांटी गई थी, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट के बाद अब सभी 75 जिलों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ये बदलाव होगा, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। अब 10वीं और 12वीं दोनों में ए और बी कॉपी सिली हुई मिलेगी, जिससे उसका कवर पेज बदला नहीं जा सकेगा। इसके लिए सरकारी प्रेस ने टेंडर भी जारी कर दिया है। तो नकल पर लगाम लगाने के लिए ये पूरी कवायद, और इस बार यूपी बोर्ड की आंसर शीट में बदलाव भी देखने को मिलेगा, जिससे नकल पर रोक लगेगी। आइए आपको ये भी बता देते हैं कि जो नई आंसर शीट है वो कैसी होने वाली है, क्या इसमें बदलाव किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की जो आंसर शीट होगी वो सिली हुई होगी, यानी कि उसे स्टिच्ड कर दिया जाएगा। किसी तरीके की छेड़खानी उसके साथ आप नहीं कर पाएंगे। आंसर शीट के जितने भी पेजेस हैं वो धागे के साथ सिले होंगे। ये सारी कवायद नकल रोकने के लिए की जा रही है, कॉपीज एक्सचेंज ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। किसी के आंसर शीट से पेज भी नहीं निकाले जा सकेंगे। ऐसा होता है तो उसे जल्दी पकड़ा जा सकता है। सिलाई फटने पर छेड़छाड़ की गई है, ये क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ ही किसी भी तरीके की छेड़खानी के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। और ये नई आंसर शीट को लेकर इस बार से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बदलाव किए गए। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर है, और उनकी इस विदेश यात्रा पर दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नजर है। सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा को कमतर दिखाया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य एनर्जी ट्रेड है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं, जहां उनकी तमाम नेताओं से मुलाकात होगी, लेकिन अभी तक साफ नहीं है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे या नहीं। भारत एस जयशंकर की रूस यात्रा को कमतर बता रहा है और इसे सिर्फ व्यापारिक दौरा बता रहा है, लेकिन दुनिया भर की सभी बड़ी ताकतों की उनके दौरे पर नजर है। इस यात्रा का इस्तेमाल पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी की सलाह को दोहराने के लिए भी यूरोपीय देश कर सकते हैं। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन से कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं है, बातचीत से समस्याओं का समाधान निकलना चाहिए। भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में जुटा है, जिससे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन अपनी हद में रहें। समय समय पर सैन्य अभ्यास भी होते हैं जो भारतीय सेना को हमेशा आगे रखें। इसी सिलसिले में जोधपुर एयरबेस पर भारत और फ्रांस की एयरफोर्स संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। गरुड़ 7 में आकाश वीरों का जोश देखते ही बनता है। जोधपुर एयरबेस पर भारत और फ्रांस की एयरफोर्स संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है, जिसे गरुड़ 7 नाम दिया गया है। युद्धाभ्यास में आकाश वीरों का जोश और जुनून
हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सुखोई के साथ जगुआर, तेजस और राफेल की आसमान में जुगलबंदी देखने लायक। इस युद्धाभ्यास में प्रचंड के साथ Mi-17 हेलीकॉप्टर, मिड एयर रिफ्यूलर विमान भी शामिल है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त एयर एक्सरसाइज गरुड़ की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उसके बाद अब ये 7वां संयुक्त युद्ध अभ्यास है। तो जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है और इसके अलावा आज से 11 दिसंबर तक इंडिया 3 और मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा होने वाली है, जो कि चीन को घेरने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साल बीतने के साथ ही भारत ने अपनी मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी है। पाकिस्तान की सीमा पर फ्रांस के साथ इंडियन एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज कर रही है। इसके अलावा 3 और बड़े युद्धाभ्यास होने वाले हैं। भारत चीन तनाव के बीच LAC पर भारत और अमेरिका की सेना 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक मिलिट्री ड्रिल करने वाली है। ये एक्सरसाइज उत्तराखंड के औली में होगी, जो LAC से महज 100 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक इसमें दोनों देशों के 350 सैनिक शामिल होंगे। वहीं क्वाड देशों की मिलिट्री ड्रिल जापान में आज से शुरू हो गई है, जो 18 नवंबर तक चलेगी। भारत भी क्वाड का हिस्सा है, इसलिए इस ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। जापान के योकोसाका में हो रही इस मिलिट्री ड्रिल में भारत के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत, पनडुब्बियां, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स का जमावड़ा लगा है। इसके अलावा इस साल की जो आखिरी मिलिट्री ड्रिल भारत करेगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। ये 18 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी। इसे ऑस्ट्रा हिंद इन्फेंट्री कॉम्बैट एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। तो सर्दी लगातार करीब आती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी पारा गर्म हो चुका है। इमरान खान पर जो हमला हुआ उसके बाद से पाकिस्तान की सेना अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसी बीच में पाकिस्तान की सेना बचाव की मुद्रा में है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सियासी रूप से घिरने के बाद सेना की गोद में जा बैठे हैं, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि सियासी तौर पर पाकिस्तान बारूद के ढेर पर है, कभी भी वहां धमाका हो सकता है। पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फिलहाल पाकिस्तान में इलेक्शन कराना नहीं चाहता, क्योंकि वह चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अगले साल तक प्रधानमंत्री बने रहें और हो सकता है कि अगले साल तक पाकिस्तान की आर्मी और ISI फिर से पाकिस्तान में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देगी जिसमें कि शहबाज शरीफ दोबारा से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चुनकर आ जाएं। हमले के बाद इमरान खान की लॉन्ग मार्च रुक गई थी, जिसे उन्होंने मंगलवार से फिर से शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें वो कुछ समय बाद खुद जुड़ेंगे। फिलहाल इमरान खान रविवार को अस्पताल से छुट्टी के बाद आराम कर रहे हैं, ताकि वो जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। हमले के बाद इमरान खान पीएम, मंत्री और मेजर जनरल नसीर के खिलाफ FIR पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान की गठबंधन वाली सरकार है, फिर भी केस दर्ज नहीं हो रहा। जब CM इलाही ने मेजर जनरल नसीर पर केस दर्ज करने की हामी भरी, तो IG सक्कर ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने के ऐलान के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने सिंध और फ्रंटियर पुलिस को मदद के लिए बुलाया है। साथ ही इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सेना को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। तो पाकिस्तान का हाल तो बेहाल है ही, दूसरी तरफ वो चीन है जिसकी वजह से सारी दुनिया में कोरोना फैला। वो चीन पाकिस्तान से मिलकर एक और कोरोना वायरस तैयार कर रहा है और इस बार उसने कंगाल पाकिस्तान को मोहरा बनाया, ताकि अगर फिर से कोई महामारी फैले तो उस पर कोई उंगली ना उठाए। दुनिया में कोरोना का आतंक कभी खत्म भी नहीं हुआ था कि चीन और पाकिस्तान की एक और साजिश का पता चला है। कोरोना से भी घातक वायरस की तैयारियां पाकिस्तानी लैब में चल रही हैं। चीनी और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर रावलपिंडी की लैब में बायो वेपन बना रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि कोरोना चीन की ही पैदाइश है। तो ये तो सच्चाई है कि चीन एक इन्वॉल्व था कोविड-19 को पैदा करने के लिए, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर मारामारी पहुंची है। और अब सुनने में आया है
कि जिस प्रकार से अभी चीन और पाकिस्तान मिलके खुफिया तौर पे रावलपिंडी के पास कोई लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं और एक ख़तरनाक वायरस बना रहे हैं जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन है, और ऐसे में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है। भूमाफिया चीन को दुनिया कब्जानी है, लेकिन उसका साथ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी उतनी ही बेशर्मी से दे रहा है। जो पाकिस्तान कोरोना के वक्त रो रहा था, दुनिया से मदद मांग रहा था, आज वो उतनी ही बेशर्मी से चीन के साथ मिलकर कोरोना जैसा नया वायरस बना रहा है। पाकिस्तान शायद भूल गया है कि अगर दुनिया में लगेगी आग तो घर उसका भी जलेगा, लेकिन दिवालिया पाकिस्तान चीन से चंद पैसों की लालच की खातिर अपना ईमान गिरवी रखकर वायरस बनाने में जुटा है। चीन को लगता है कि कोरोना की वजह से दुनिया में उसकी नाक कटी, इसलिए इस बार वायरस से हुई तबाही के लिए उसका नाम दुनिया में बदनाम न हो। वुहान लैब की बदनामी अब चीन रावलपिंडी के माथे फोड़ना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान से मिलकर दुनिया दहलाने वाला पापी वायरस बना रहा है। दुनिया दहलाने वाला वायरस जिसका प्रयोग पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहा है, वो बहुत ही खतरनाक वायरस स्ट्रेन है। ये वायरस कोरोना की तुलना में कई गुना घातक होगा और इस प्रयोग में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन मतलब पाक आर्मी भी शामिल है। पाकिस्तान की लैब बायोसेफ्टी लेवल 4 वाली प्रयोगशाला मानी जाती है और इस बायोसेफ्टी लेवल 4 में सबसे ज्यादा सावधानी बरती जाती है। बायोसेफ्टी लेवल 4 के लैब बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरस रखे जाते हैं। वायरस आसानी से लैब के भीतर हवा के जरिए फैल सकते हैं, इंसानों में घातक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये वायरस इन घातक वायरस के लिए कोई टीका या फिर उपचार उपलब्ध नहीं है। बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब को आबादी से दूर बनाया जाता है ताकि दुर्घटना की आशंका के बीच ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। डीएसटीओ की लैब रावलपिंडी के चाकलाला कैंट में स्थित है और यहां पर प्रयोग कर रहा है चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर। अब बात साउथ कोरिया और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की, जिसके बाद अब नॉर्थ कोरिया ने युद्ध की तैयारी कर ली है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और अब तो उसने मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें जारी करते हुए खुले तौर पर चेतावनी भी दे दी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास किया, जिसके बाद से ही नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भड़क गया है। उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, जो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए खतरा है। इसी बीच किम जोंग उन की सेना ने कहा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य अभ्यास एक खुला, उकसावा और खतरनाक युद्ध अभ्यास था। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने जानबूझकर तनाव को बढ़ाया है, इसलिए वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया की आक्रामकता से साफ जाहिर है कि आने वाले समय में कभी भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इसकी चपेट में जापान भी आएगा और न चाहते हुए भी अमेरिका को भी इस युद्ध में कूदना पड़ सकता है। यानी रूस यूक्रेन के बाद अब इस फ्रंट पर भी युद्ध शुरू हो सकता है, जो दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को 9 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी रूस की तरफ से हमले कम नहीं हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के एक हिस्से का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही जो रूस के प्रमुख हथियार हैं, उनका इस्तेमाल करने से भी रूस चूक नहीं रहा है। KA-52 हथियारों को लगातार रूस सामने रखता रहा है, ये बताते हुए कि उसकी ताकत कितनी है। KA-52 हेलीकॉप्टर से रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये हवा से मार की जा रही है और जो यूक्रेन में मौजूद मिलिट्री बेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन में ये युद्ध लगातार जारी है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आती रही हैं, चाहे वो ड्रोन फुटेज हो, किस तरीके की तबाही यूक्रेन में मची है, सैनिक किस तरीके से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, ये और कुछ तस्वीरें उसकी जारी की गई। इधर ब्रिटेन में पहली बार लैब में विकसित खून लोगों को चढ़ाया गया है और इसके नतीजे अभी तक हालांकि नहीं आए हैं, लेकिन इस क्लिनिकल ट्रायल पर पूरी दुनिया की नजर है।
तो अब बस है नतीजों का इंतजार, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब लैब में बने हुए खून को इंसान के अंदर ट्रांसफ्यूज किया गया हो, यानी कि लैब में बना हुआ खून 2 लोगों को चढ़ाया गया। किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया गया, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लैब में बना हुआ खून 2 लोगों को चढ़ाया गया है। ये क्लिनिकल ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 5 से 10 ml तक की ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया है। इसकी कैपेसिटी को मिनिमम रखा गया है। मरीजों को इससे कहीं ज्यादा ब्लड चढ़ाया जाता है और इसे एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्लड से दिक्कत नहीं होगी, इसकी कोशिश है। नतीजे आने के बाद इसके इस्तेमाल का फैसला किया जाएगा कि नतीजे अगर पॉजिटिव आते हैं तो इसका इस्तेमाल कितना, किस हद तक किया जाना है। नतीजे पॉजिटिव हुए तो मरीजों के लिए यह फायदेमंद निश्चित तौर पर होने वाला है। ब्लड की कमी से मौत के आंकड़ों को इसके साथ ही कम किया जा सकेगा। सही समय पर खून ना मिलना, सही समय पर सेम ब्लड ग्रुप ना मिलना, इस तरीके की समस्याओं से इसके साथ निजात पाई जा सकती है। शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि लैब में विकसित खून को बहुत ही कम मात्रा में इंसानों के शरीर में चढ़ाया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये शरीर के अंदर किस तरह असर करता है। इस क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे अगर पॉजिटिव आए तो उन लोगों की जिंदगी आसान बन जाएगी जो थैलीसीमिया और एनीमिया जैसी बीमारी से जीतने के लिए पूरी तरह रक्तदान करने वालों पर निर्भर रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च का आखिरी लक्ष्य उस रेयर ब्लड ग्रुप को विकसित करना है जो मिलने मुश्किल होते हैं। टिश्यू मैचिंग का ये स्तर A, B, AB और O रक्त समूहों से अलग है। दुनिया में कुछ ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ हैं, जो कुछ ही लोगों में पाए जाते हैं। ऐसे में अगर कभी इन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है तो आसानी से ब्लड नहीं मिलता। फिलहाल लैब में ब्लड बना लिया गया है, उसका ट्रायल भी हो गया है। अब बस नतीजों का इंतजार है। अभी शुरुआती परीक्षण में सिर्फ 2 लोगों ने ही हिस्सा लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये सफल होता है तो आगे कम से कम 10 स्वस्थ वॉलंटियर्स में इस खून का परीक्षण किया जाएगा। आगे होने वाले ट्रायल में लोगों को 5 से 10 ml खून चढ़ाया जाएगा और ये 4 महीने के अंतराल में 2 बार चढ़ाया जाएगा। इनमें एक सामान्य रक्त होगा और दूसरा प्रयोगशाला में बनाया गया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं। यह दावा पाकिस्तान मीडिया की तरफ से किया गया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शोएब ने सानिया को धोखा दिया है और अभी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। इसे सानिया की सोशल मीडिया पोस्ट से और ज्यादा हवा मिलती है। सानिया ने इंस्टा स्टोरी में लिखा कि टूटे दिल कहां जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी। दोनों का एक बेटा इजहान है और उसका जन्म 2018 में हुआ था। लेकिन अब दोनों के तलाक की खबरें जोर पकड़ रही हैं। इधर T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सिडनी में होने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। T20 वर्ल्ड कप अब नॉकआउट राउंड में पहुंच चुका है। पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें। न्यूजीलैंड की टीम जहां दमदार खेल दिखाकर अंतिम 4 में पहुंची है, वहीं पाकिस्तान की टीम डगमगाते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की और उसने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को भारत के खिलाफ पहले ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिम्बाब्वे ने भी उसे मात देकर उसे लगभग टूर्नामेंट से बाहर ही कर दिया था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम की टीम ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया और अब पुराना प्रदर्शन मायने नहीं रखने वाला। सिडनी में होने वाले मुकाबले में जो टीम दमखम दिखाएगी वो मेलबर्न में रविवार को होने वाले फाइनल का टिकट कटा लेगी। वैसे आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आता है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 17 बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है तो वहीं 11 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को उसी की सरजमी पर भी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले न्यूजीलैंड को ट्राई सीरीज फाइनल में हराया था। इस लिहाज से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। अगर बारिश के कारण मैच नहीं खेला जा सका तो ये अगले दिन खेला जाएगा।
टूर्नामेंट में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। और खबर हिमाचल चुनाव को लेकर है, जिसके रण में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है और इसको लेकर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। चल रहे हैं और उसके बीच के अंदर जो इश्यू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिस रूप में धज्जिया उठ रही है संविधान की और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है, और राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का मार्ग तो है निश्चित, परंतु संदेश पूरे मुल्क के अंदर है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ दी सबकी, देशवासियों की, बेरोजगारी, तो युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि जो हरकतें होती कई तरह की, वो भी उसका कारण है कि फ्रस्ट्रेशन की हद होती है। 2 करोड़ के वादे तो धरे रहे उनके। और तीसरा डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5 साल पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है एक तो आप गांधी के देश से आए हैं और एक आप 70 साल के बाद भी इस देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनाव हार गए इंदिरा जी, सत्ता सौंपी मोरारजी भाई देसाई को। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सत्ता सौंपी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दे दिया मनमोहन सिंह जी को। ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है, इसलिए आपका सम्मान होता है। अब आप देखिए जो हालात है वो बहुत ही गंभीर है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार हरियाणा दौरे पर पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी उनके साथ मौजूद रही। जगदीप धनखड़ बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, जहां शॉल देकर सीएम खट्टर ने उनको सम्मानित किया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने भाषण के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ ने दीन बंधु सर छोटू राम के स्मृति स्थल से शुरू हुए इस दौरे को एक सुखद संयोग बताया। वहीं सीएम खट्टर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। और ट्विटर के बाद अब फेसबुक भी कर्मचारियों की छटनी करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मेटा 9 नवंबर से छटनी की शुरुआत करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी बड़े पैमाने पर छटनी कर सकती है। इस छटनी का असर कंपनी के हजारों कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। मेटा के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कंपनी बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को हटाने जा रही है। मेटा में कुल 87,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। हालांकि ट्विटर ने अपने जिन कर्मचारियों की छुट्टी की थी, फैसले से यू टर्न लेते हुए 2 दिन बाद उन कर्मचारियों को वापस नौकरी पर बुला लिया। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।